हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जो कल का वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसके लिए आज धुआंधार क्वेश्चंस आ चुका है। जी हाँ, और कल इसमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए फटाफट सभी को शेयर कर देते, सभी विद्यार्थी देख पाए। और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आगे और भी इसी प्रकार वीडियोस आते रहेंगे। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए धमाका होगा, धमाका। अगर अच्छा करना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर देख लीजिए। कल का एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लोहा पर मतलब लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए जो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यश दलेपन। ठीक है, या फिर गैल्वेनाइजेशन बोलता है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाया जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं यश दलेपन। यश दलेपन, यश दलेपन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से ही पिघलने लगती है? मतलब जैसे उसको हाथ में रखोगे ना वो पिघल जाएगी, इतना शर्मिला धातु है। तो बताओ वो धातु कौन सा है? मतलब शर्मिला नहीं है, धातु है भाई। तो गैलियम। याद रखना ट्रिक क्या है, गैलियम से गल जाएगा, बस इतना सिंपल से एक बार सुनोगे तो जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? तो गैलियम, गल जाएगा। सर्वाधिक तन्य, तन्य मतलब बताया था मैंने, कल शाम को वीडियो अपलोड किया था, उसको भी जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, तन्य मतलब तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है? तो याद रखना सोना। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु, याद रखना 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। समझ रहे हो, मतलब 2 किलोमीटर नहीं है भाई, और 1 ग्राम सोना कितना ही कम होता है, उससे 2 किलोमीटर की। आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, मतलब सोडियम जो है ना भाई, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम, सारे धातु जो होता है ना केरोसिन में। भाई केरोसिन में क्यों डुबा कर रखते हैं सर? तो आप लोग का, क्योंकि देखो जैसे हम लोग हवा में निकालेंगे तो वहाँ एयर होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ये धातु ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करके आग लगा देती है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब तुरंत आग लगा देता है। तो केरोसिन में एयर नहीं होता है, तो वहां रखेंगे तो ये आग नहीं लगाएगा। क्लियर है? तो बल चलिए, और 4 का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारे। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? देखो, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग मतलब किसी को देता है भाई। त्याग मतलब क्या, किसी को देगा ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग कब करेगा? जब वो किसी को देगा, और किसी को देगा तो वो क्या, धनी बन जाएगा, और धनी बन जाएगा तो विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 6, समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी। तो ये सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो ये समजात अंग हो जाएंगे, सभी के सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? मतलब हमारा जो संबंध किससे अधिक अच्छा होगा? चीन के विद्यार्थी से अधिक अच्छा होगा, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु। तो भाई हम चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु जैसे थोड़ी ज्यादा अच्छा है अभी, मतलब उनसे ज्यादा मेल हमारा तो नहीं खाता है। हाँ, चीन के विद्यार्थी, भाई चीन के विद्यार्थी क्यों, दुनिया के जो भी विद्यार्थी है, कोई भी आदमी है, तो उनसे तो हमारा मेल खाएगा ही ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा चीन के विद्यार्थी हो जाएगा। अगला सवाल है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। चलिए, बहुत हरा भरा सब्जी है। ठीक है, मजा आएगा। बताइए इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है? गाजर और आलू, गाजर और टमाटर, मूली और आलू की मूली और गाजर। इसका सही उत्तर क्या होगा? मूली और गाजर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाए। क्या? मूली और गाजर खाना भाई, बहुत विटामिन मिलता है इससे। मंडल नहीं मेंडल होगा। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो बच्चा बच्चा बोलेगा जब साधारण मटर खाएगा, यानी वही मटर के पौधे का प्रयोग किया था, बोने मटर। ठीक है, उससे उगाया था कि उससे डीएनए प्राप्त किया था, मतलब कौन सा मटर ज्यादा लंबा हो रहा है, कौन सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इस प्रकार वो निकाला था, मतलब निर्णय। तो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे पूरा क्या प्रयोग किया था आगे हम बताएंगे सब्जेक्टिव में, चिंता मत करो। गुणसूत्र पाए जाता है, तो गुणसूत्र भैया कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। और हमारे शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखना 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि संख्या की बात करें तो टोटल 46 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ा में 2 होता है, 23 जोड़ा में 23 दूनी 46, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न विद्युत से है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, इसमें समझने वाला बात है, P इक्वल टू क्या होता है? एक भी आई हो जाता है। चलिए, तो मतलब ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग का भी इक्वल टू एक फॉर्मूला, भी इक्वल टू क्या होता है?
V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V इक्वल मैं आई आर लिख दूं और यहाँ पर पहले से आई है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। मतलब सर आई स्क्वायर आर मतलब ये वाला भी सही है। चलिए, और ये क्या होता है, यहाँ पे P इक्वल वी आई है, वी आई है तो मैंने V का लिख दिया। अगर I को मैं चेंज करूँ तो V को रखता हूँ, I को अगर चेंज करता हूँ I इक्वल टू होता है V बटे आर, यानी सर ये हमारा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जा रहा है। यानी जो गलत कौन वाला है, कौन निरूपित नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पावर का फॉर्मूला नहीं होता है, वो गलत है, निरूपित नहीं कर रहा है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्वक्रम में संयुक्त किए गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयुक्त में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपको H1/H2 निकालने बोला है। ठीक है, H1/H2, तो आपको पता है H का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी क्या बोल रहा है, देखो दो जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब भैया जो प्रतिरोध होगा समान ही होगा। ठीक है, जिनके पदार्थ, तो आई स्क्वायर आर टी, तो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग याद रख लो, 4:1 होगा। इसको सॉल्व करोगे, मैं अभी तो जगह नहीं, मैं आप लोग बाद में करा दूंगा। आई स्क्वायर आर टी बाई आई स्क्वायर आर टी, ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, फिर आई से हम लोग का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आई जब हम V बटे आर लिखेंगे और जहाँ पर हम लोग का दो तार है तो एक का पहले श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणीक्रम में जोड़ने पर R प्लस आर 2R हो जाएगा और पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो R/2 हो जाएगा। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे ना दोस्त तो आएगा 4:1। ठीक है, कभी आप लोगों को आगे डिटेल में इसका सोल्यूशन बताने, लेकिन अभी आंसर याद रखो 4:1 होगा। ठीक, एक बार श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे एक बार पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तब। आगे देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। याद रखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी वो जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन, यानी कि ऑप्शन तो नहीं है, डार्विन याद रखना। किन उत्तक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं, तो कायिक उत्तक में। ठीक है, कायिक उत्तक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप लिखिए, तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से डीऑक्सी, आर से राइबो और न्यूक्लिक एसिड, ए से राइबो न्यूक्लिक और ए से एसिड अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, कई बार पूछा एग्जाम में, अच्छे से देख लो। आरएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्त, एम्पियर होता है। तो मैंने लिख दिया विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब आपको एक एम्पियर को परिभाषित करता है, एक को, तो एक एम्पियर कब होगा, जब किसी चालक में एक सेकंड में, क्योंकि हम धारा क्या होता है, आई इक्वल टू Q/T होता है, तो जब किसी चालक में एक सेकंड में, समय कितना होना चाहिए, एक सेकंड में कितना कूलम वापस जाएगा, एक कूलम, तो 1/1 तब ना एक होगा, एक एम्पियर होगा। तो बिल्कुल वही बात है, जब किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाह होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे। समझ गए, तो प्रवाह से उत्पन्न विद्युत को एक एम्पियर कहते हैं। बस क्लियर है, मतलब एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाह होगा, इसी को हम लोग एक एम्पियर बोलेंगे बस। आगे है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। विभवांतर बनाए रखते मतलब बोले तो वोल्टेज को बनाए रखती है। तो क्या हो जाएगा, ये सेल या बैटरी, यही तो वोल्टेज को बनाए रखते हैं। किसी भी परिपथ में क्या बोलता है, किसी परिपथ में यहाँ पर ऊर्जा कौन देता है, पावर कौन देता है, तो बैटरी तो देता है ना, बैटरी देगा। ठीक है, वहां से पावर जाएगा, पावर सप्लाई होगा, तो यही तुम्हारा विभवांतर वोल्टेज बनाए रखता है। कौन, सेल या बैटरी। बहुत सारे सेल मिलाकर बैटरी बनता है। और अंतिम सवाल है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक पूछा है तो चांदी। ठीक है, चांदी वही जिसका गहना बना बनाते हो ना, पायल बनाते हैं, घुंघरू बनता है, तो ये चांदी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर चांदी। ठीक है, तो सभी दोस्तों को फटाफट से दोस्तों शेयर कर दिया ताकि सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख पाए। टोटल हम बहुत सारे सवाल इसमें हैं। ठीक है, और आप लोगों को शाम को एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे आप लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आते रहेंगे और अच्छे आप लोग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल अभी के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू अभी के लिए। तो नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।